वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम 7 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स का एनालिसिस करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो है मुल्ला पेरियार डैम। फिर सीबीआई के बारे में बात करेंगे, यूएपीए के साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज देखेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है तो क्या ये अब खत्म हो जाएगा, विल गो थ्रू इट। और लास्ट में एक आर्टिकल है चाइल्ड केयर के साथ जुड़ा हुआ। तो बाकी के जो मीन्स ये वाला आर्टिकल जो है दिस वन इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी के जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था इट वाज अबाउट चंडीगढ़ और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। द राइट आंसर इज पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। अब क्वेश्चन में ही आपको एक चीज़ पता चल गई है कि जो चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी है और जॉइंट कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की। और चंडीगढ़ सिटी जो है इसकी एसेट्स 60-40 में डिवाइडेड है एज पर दिस एक्ट। तो 60% जो है वो पंजाब का है और 40% जो है वो चंडीगढ़ का पोर्शन जो है वो हरियाणा का है। अब इसी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एक पंजाब इनफैक्ट पंजाबी सूबा, इसको पंजाबी सूबा मूवमेंट कहते हैं। और ये जब हुआ तो उसके बाद 1966 में ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो आया और पंजाब का जो हिंदी वाला एरिया था, हिंदी स्पीकिंग रीजन जो था पंजाब का, तो उसको हरियाणा में बदल दिया गया, राइट। और जो पंजाब का हिली रीजन था तो उस टाइम पर ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वॉज यूनियन टेरिटरी, तो पंजाब का हिली रीजन जो है वो इसके साथ ज्वाइन किया गया। तो इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल और चंडीगढ़ का डिवीजन होता है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सेफ्टी फर्स्ट, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट्स अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। अब डैम को लोकेट करें उससे पहले ये एक लाइन जो है वो पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल वाटर कमीशन दैट इज CWC, उसका प्रपोजल एक आया है। द CWC's प्रपोजल टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम्स सुपरवाइजरी कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर एसेंशियली मींस स्टेटस क्वो कंटिन्यूज। बहुत ही सिंपल, अगर आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी इट्स ओके, आज इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल जाएगी। अब ये सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या कहा है कि मुल्ला पेरियार डैम की जो एक सुपरवाइजरी कमेटी है वो आने वाले 1 साल तक कंटिन्यू करे, जो काम वो कर रहे हैं वो काम वो करते रहे, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 साल के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी तो आपको पता चल गया कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर एक सुपरवाइजरी कमेटी है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये कमेटी जो है ये सुपरविजन करती है इस मुल्ला पेरियार डैम का। ठीक है, तो दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, आई एम श्योर आपको बेसिक चीज़ पता चल गई। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। देखिए ये रहा केरला और ये रहा तमिलनाडु और देखिए ये है उनकी बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गई केरला और तमिलनाडु के बीच की बॉर्डर। अब मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? इट इज़ हियर, यहाँ पर है। दिस इज मुल्ला पेरियार डैम और यहाँ पर एक पेरियार टाइगर रिजर्व भी आप देख सकते हैं, इसी क्षेत्र में आता है ये मुल्ला पेरियार डैम। तो ये रहा डैम। अब डैम की खास बात मैं आपको बताऊं, ये डैम कहाँ पर है? एज यू कैन सी क्लियरली केरला में ये डैम लोकेटेड है, लेकिन ये डैम जो है इसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। इतनी इंफॉर्मेशन आप किसी को देंगे तो उनका लॉजिक ये कहेगा कि अच्छा एक राज्य जो है इसको ऑपरेट करता है लेकिन ये डैम जो है वो किसी दूसरे राज्य में है। ओके, प्रॉब्लम्स तो होने ही वाले हैं। ये स्ट्रक्चर जिस प्रकार, स्ट्रक्चर नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो डैम एक जगह पर है और ऑपरेट कोई और करता है, ये सुनते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इश्यूज होंगे। एक बहुत ही फेमस तस्वीर है इस पर्टिकुलर डैम की, ये रहा ये डैम। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्विकली ऐड कर दूँ, अगर आप पिछले 10 सालों के न्यूज़पेपर्स निकालेंगे
यू विल फाइंड एवरी सिंगल ईयर, एक भी साल ऐसा नहीं है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है उसके बारे में ना लिखा गया हो, कुछ ना कुछ इसका आता ही रहता। तो ये एक पेरिनियल यानी कि एक फॉरएवर ग्रीन टॉपिक है, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको, राइट। इसमें किसी भी एग्जामिनेशन में आप अपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मुल्ला पेरियार डैम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अब कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1887 में, लेट मी राइट इट डाउन ऑन अ वाइट पेपर, 1887 में इसको कंस्ट्रक्ट करने की कुछ शुरुआत हुई और आई थिंक 1895 में ये ख़त्म हो गया। तो यू कैन क्लियरली सी कि 125 ईयर से भी ज़्यादा पुराना ये डैम है। ओके, बहुत पुराना डैम है, ब्रिटिश राज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अक्टूबर 1886 में महाराजा जो थे ट्रेवेनकोर के महाराजा और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश राज, मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि 999 ईयर्स के लिए ये ज़मीन जो है वो लीज पर दी गई है। ओके, और इसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फिर डैम कंस्ट्रक्ट होने लगा। ट्रेवेनकोर में ये डैम था और मद्रास प्रेसिडेंसी को पानी की ज़रूरत थी। और फिर तमिलनाडु और देश आज़ाद हो गया 100 सालों के बाद, 50-60 सालों के बाद, और फिर राज्य बने। तो आज की जो सिचुएशन है वो ये है, राइट। अब डैम जो है इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत ही डेकेड ओल्ड डिस्प्यूट है, हर साल हमें देखने को मिलता ही है ये टॉपिक। अब कौन क्या चाहता है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। केरला जो है उसका प्रॉब्लम यह है, केरला को इस डैम से आपत्ति यह है कि ये डैम जो है एक तो बहुत पुराना डैम है, दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर है, लेट्स से कि ये हिली रीजन है, तो ये डैम यहाँ पर है और यहाँ पर केरला के बहुत सारे गांव हैं। तो अगर ये डैम टूट गया तो ये पानी पूरा यहाँ पर आ जाएगा और बहुत सारे गांव जो है, लाखों लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये नंबर 1 चिंता है केरला की। तमिलनाडु क्या कहता है? तमिलनाडु ये कहता है, जो डैम को कंट्रोल करने वाला राज्य है वो ये कहता है कि ये उनके 5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों की लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ से पानी जो है वो फाइनली सुरुलियार में जाता है। सुरुलियार जो है ये वाईगाई रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो पहले पानी जो डाइवर्ट होता है तो पानी का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाता है और उसके बाद ये सुरुलियार फाइनली वाईगाई रिवर में मिल जाती है। और 2.08 लाख हेक्टर जो है थेनी और दूसरे 4 डिस्ट्रिक्ट, तो ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो या इतने एरिया को 2.08 लाख हेक्टर को इरिगेट करने के लिए इस डैम का पानी जो है वो यूज़फुल रहता है। और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो तो हमने लोकेट किया कि वो केरला में है। तो ये तमिलनाडु का पक्ष है, तमिलनाडु ये चाहता है। अब ये जो प्रपोजल रखा है, जो फर्स्ट पेज पर हमने देखा कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो प्रपोजल रखा कि 1 साल के लिए आप इसको कंटिन्यू कीजिए, सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो जैसे कर रही है काम वैसे करती रहे। इसका मतलब यह है कि जो चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु के और केरला के वो अकाउंटेबल होंगे और पैनल के मेंबर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जो है तो उसके साथ जुड़े रहेंगे। अब सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि एक NDSA यानी कि नेशनल पे अटेंशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, नेशनल यानी कि सिर्फ मुल्ला पेरियार नहीं लेकिन दूसरे ऐसे डैम्स के साथ जुड़े हुए इश्यूज जो हैं वो भी ये NDSA जो है वो हैंडल कर सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ रेगुलेटरी बॉडी और इसको डैम सेफ्टी एक्ट के तहत बनाया गया है। और CWC का कहना यह है कि 1 साल के अंदर ये फुल्ली फंक्शनल NDSA जो है ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी। तो इस वजह से CWC ने ये कहा है कि आप 1 साल के लिए, सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो 1 साल के लिए इस चीज़ को कंटिन्यू करें। दूसरी जो तमिलनाडु की एक डिमांड है वो ये है कि इसका वाटर लेवल जो है ये 152 फीट तक होना चाहिए। बेसिकली ज़्यादा पानी जो है वो इसमें स्टोर करें, तमिलनाडु की डिमांड है। और केरला की डिमांड यह है कि ये बहुत ही पुराना डैम है, इसको एक नया डैम जो है वो बनाया जाए। अब सुपरवाइजरी कमेटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये टूथलेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबे समय से इस पर्टिकुलर डैम को हैंडल किया
लेकिन ग्रास रूट रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलते रहते हैं। लेट्स होप कि ये जो नेशनल कमिटी आएगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, तो इसके आने के बाद चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी, मीन्स और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। लेट्स होप। अभी तो सुपरवाइजरी कमेटी है और एक पैनल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो ये अलग अलग सब कमिटीज़ और कमिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को हैंडल करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना। पब्लिक को ये पता चल जाना चाहिए कि अगर ये डैम का इस्तेमाल हो रहा है तो ये डैम जो है ये सेफ़ है, और इसको लेकर क्लैरिटी, जब तक आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये डाउट जो है वो जनरेट होता रहेगा, और फिर रूमर्स जो है वो होती रहेगी। कई बार ये रूमर्स आती रहती है कि ये डैम जो है वो उसमें क्रैक्स हो चुकी हैं, कभी भी ये फट सकता है, ये सारी चीज़ें। तो केरला के लोग जो है वो काफ़ी आतंकित रहते हैं इस डैम को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और जो कमिटीज़ हैं वो टाइम टाइम पर मिलते रहे और जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करते रहे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके, मूविंग ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। केज्ड पैरॉट, किसके बारे में ये शब्दों का इस्तेमाल होता है? किसको केज्ड पैरॉट कहा जाता है हमारे देश में, पता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। यस, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश की सबसे टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसको केज्ड पैरॉट कहा जाता है। आई एम श्योर आपको पता है केज्ड पैरॉट यानी कि एक ऐसा तोता जो पिंजरे में बंद है। और तोता क्यों? क्योंकि जो तोता होता है, पैरॉट होता है, उसको तो कोई लैंग्वेज नहीं पता होती है, राइट। आप तोते को अगर सिखा दे तो वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है। वो अच्छा एक लिसनर है, आदेश अच्छे मान लेगा कि आप जो कहेंगे वो सुन लेगा और फिर वही चीज़ को रिपीट करेगा और आपको एंटरटेन करेगा। तोता ऐसा नहीं है कि नई चीज़ अपने आप फिर लैंग्वेज बात करेगा आपसे, नो। जो चीज़ उसको आप सिखाएंगे, जो आवाज़ वो सिखाएगा, वही चीज़ वो रिपीट करेगा। तो इसलिए ये जो सीबीआई है इसको केज्ड पैरॉट कहा गया है। और ये आर्टिकल जो है वो R.K. राघवन साहब ने लिखा है, जो इनफैक्ट पहले सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, राइट। इज ऑलरेडी ए फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। हाल ही में एक मेमोरियल को एड्रेस करते हुए, ये डीपी कोहली मेमोरियल था, और डीपी कोहली साहब जो हैं ये फर्स्ट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। सीबीआई 1963 से पहले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता था, फिर सीबीआई में इसका रीनेम होता है सीबीआई। और उस टाइम पर सबसे पहले जो डायरेक्टर थे ही वाज डीपी कोहली। ही वाज फेसलेस एंड फियरलेस, और कैरेक्टर के बारे में बात करें तो कहते हैं इम्पेकेबल कैरेक्टर, यार कि ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति थे वो, और एक रोल मॉडल थे दूसरे डायरेक्टर्स और पूरी टीम के लिए, पूरी सीबीआई के लिए। तो इस पर्टिकुलर मेमोरियल को एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने ये कहा कि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेशन में काम करती है। एग्जीक्यूटिव्स यानी कि लेट्स से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं नेशनल लेवल के, यूनियन लेवल के, तो वो जो कहते हैं वही चीज़ सीबीआई करती है, ऐसा क्लियरली सीजेआई ने कहा है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरॉट शब्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है सीबीआई को, और लगभग पूरी दुनिया जानती है, लगभग पूरा देश जानता है कि बार बार अलग अलग सरकारों ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल जो है वो किया है। अच्छी बात है कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करती आई है और नज़र रहती है सीबीआई पर जनरली सारे केसेस में। तो इसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो लगभग ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो कह सकते हैं आप स्ट्रेट और नैरो पैथ में, एक कहते हैं ना कि एक सीधी लाइन में चलते रहते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ जो है वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। 1997 की बात है, दिसंबर 1997 टू बी प्रिसाइज। उस टाइम पर जस्टिस J.S. वर्मा जो थे, ही वॉज अनदर फीयरलेस जज, और J.S. वर्मा जो है वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे सीबीआई डायरेक्टर पर, जो हवाला केस चल रहा था, तो उसमें जिस प्रकार का एक पुअर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो इसको लेकर बहुत ही गुस्सा हो गए। और जस्टिस वर्मा साहब ने तो एक नई प्रोसीजर को भी एस्टैब्लिश किया कि सीबीआई का जो चीफ है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो एक पैनल होनी चाहिए,
और अलग से एक पैनल होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ फिक्स टेन्योर कर दिए। उससे पहले क्या था कि सीबीआई के डायरेक्टर को जब चाहे तब प्राइम मिनिस्टर या फिर टॉप लेवल जो है, एपेक्स लेवल जो टॉप लेवल है, राइट, वो हायर कर सकता है और जब चाहे तब निकाल सकता है। तो टोटली सीबीआई जो है वो कंट्रोल में थी एग्जीक्यूटिव्स के। लेकिन अब 2 साल की एक लिमिट रख दी है कि अगर एक बार आप सीबीआई के डायरेक्टर को, चीफ को अपॉइंट करते हैं तो उनको 2 साल खत्म करने ही है, आप उनको ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। और अब तो जो पैनल है, सिलेक्शन पैनल, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एडेड है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीजेआई है, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड पैनल जो है वो बन चुकी है। और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, इंपॉर्टेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की है, लेकिन ये मॉनिटरिंग के बावजूद जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है उसमें एक मार्जिनल डिफरेंस देखने को, मार्जिनल यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिला है। ऑल टुगेदर एक बड़ा जंप जो है वो इन्वेस्टिगेशन में हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर एक चीज और क्लियर होती है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो सीबीआई पर नजर रखेगी, तो चलो थोड़ी बहुत चीजें जो है वो क्वालिटेटिव वाइज इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हर बार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सीबीआई पर नजर नहीं रख सकती। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी नीड इज कि कैसी एजेंसी या फिर एजेंसी में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए कि आपको फिर इसको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इसमें इसको मॉनिटर ना करना पड़े, ये सेल्फ मॉनिटर रहे, स्व संचालित रहे, ऐसा हमें करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, सीबीआई के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो केसेस हैंडल करता है सीबीआई, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। देखिए 10% जितने केसेस हैं वही पॉलिटिकल ओवरटोन्स वाले होते हैं, बाकी के केसेस जो है वो क्राइम और दूसरी चीज़। तो ऐसे दूसरे केसेस में पॉलिटिशियंस जो है वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल ओवरटोन वाले जो केसेस होते हैं उसमें तो थोड़ी बहुत दखल अंदाजी हमें देखने को मिलती ही है। इस बात पर तो हर कोई जो है वो एग्री करेगा। बट एनीवे, सीबीआई में आज हमारे देश के सबसे ब्राइटेस्ट इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स काम करते हैं, इम्पेकेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, देश की सेवा करनी है, अच्छे एथिक्स वाले लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे अच्छे ब्राइट लोग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन कई बार सीबीआई के जो लीडर हैं, जो चीफ हैं, उनके साथ जुड़े हुए इश्यूज हमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कुछ बड़े बड़े स्कैम वाले इश्यूज को देखेंगे, उनके केसेस को देखेंगे, तो इट वाज आई थिंक ये जो टेलीकॉम सेक्टर का जो स्कैम था, टेलीकॉम स्कैम, तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिली थी कि सीबीआई के घर के बाहर से, मीन्स उनकी जो लॉ डायरी थी कि कौन आया उनको मिलने और कौन गया, उसमें से पता चला कि बाकी तो, वरना तो वो यही कह रहे थे कि नहीं वो उनको नहीं जानते एक्सेट्रा। तो कई बार ऐसे टॉप लीडर्स अगर ख़राब आ जाते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका तंत्र, उसका पूरा जो कल्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स विथ डिस्टिंक्ट बिलीफ इन लॉ एंड एथिक्स। लॉ और एथिक्स को फॉलो करने वाले ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर की आवश्यकता है। ऐसे जब स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी उनकी बात माननी पड़ती है। ये जो आर के राघवन साहब हैं, उनका कहना है कि इन माय ओन एक्सपीरियंस, उनका खुद का अनुभव है कि अगर कोई लेट्स से होम मिनिस्टर ने कुछ डिमांड की या फिर कोई और दूसरे मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ऊपर है, बाकी के ये सारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से तो जूनियर ही हैं। तो बाकी के जो भी मिनिस्टर्स अगर सीबीआई के चीफ को कुछ कहते हैं और डायरेक्टली सीबीआई के चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाकर या फिर मैडम को जाकर कहेंगे कि देखिए ये चीज़ें हैं, आपके जो रूलिंग पार्टी के कुछ लोग आप मुझे जो डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जनरली प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। जो वैसे जनरली यहाँ पर लिखा गया है कि 10 में से 9 बार को आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हिम्मत जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर उनको कह दे। अगर ये कर सकते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। जस्ट इमेजिन कि जो मेन बॉस है, सीबीआई का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो को जाकर, होम मिनिस्टर ने कुछ मांगा है उनसे और वो कह देंगे कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ, और फिर पीएम को जाकर कहेंगे कि देखिए एचएम हमसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, आप उनको समझा दीजिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको कन्विंस करना है बेसिकली। फिर पीएम कह देंगे एचएम को कि देखिए आप सीबीआई में दखल अंदाजी मत दीजिए, दैट्स इट, गेम ओवर। तो ऐसा जब करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके जो चीफ हैं वो हमेशा
सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और इसके लिए वो हिम्मत दिखाएंगे, ये करेज है उनके अंदर कि वो, और अगर आपके ऊपर भी कुछ आएगा, डेप्यूटीज के ऊपर कुछ आएगा, किसी को कोई इश्यू है, तो आपके लीडर जो है वो आपको बचाएंगे। ये जब पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब लोगों का काम करने का तरीका जो है उसमें एक नया अंदाज हमें देखने को मिलता है। और सीबीआई ने ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे फॉर्मर सीएम एंड फॉर्मर एचएम महाराष्ट्र के, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा है और उनको सजा दिलवाई है। तो नो डाउट सीबीआई का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, बट व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज वी नीड टू वीड आउट डिसऑनेस्ट। जो डिसऑनेस्ट लोग हैं वो सीबीआई से बाहर निकाले जाए, और जो अच्छे लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट है, तो ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलते रहे। और सीजीआई का प्रपोजल ये है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सीबीआई, सीबीसी, इन सारी एजेंसीज के ऊपर नजर रखेगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर टफ वॉर्स होंगे, ईगो क्लैशेस होगा कि ये रहा सीबीआई, ये रहा सीबीसी, और एक एजेंसी आएगी जो इनके ऊपर नजर रखेगी। अगेन सेम थिंग होगी कि यहाँ के चीफ जो है वो इस चीफ को, या फिर यहाँ के चीफ इस चीफ को आदेश देंगे। तो पहले कोई दूसरा आदेश देता था, अब ये एजेंसी आदेश देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू वीड आउट डिसऑनेस्ट पीपल, और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको ऊपर ऊपर भेजते जाए, राइट। वो लेडर्स चढ़ते रहें, प्रमोशंस उनके होते रहें, नई नए लीडर्स को वो पैदा करते रहें। दैट्स व्हाट वी वांट। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। 24 मार्च की बात है। सेशन कोर्ट जो है दिल्ली में, तो उसने उमर खालिद नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली राइट केस में उसको जेल में डाला गया है, इस व्यक्ति को, उमर खालिद को। तो उसकी बेल को डिनाई कर दिया है सेशंस कोर्ट ने। अब उमर खालिद जो है वो 500 दिनों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि वो जेल में है। और कि दिल्ली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है इस रायट को लेकर, दिल्ली रायट्स को लेकर, उसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और आई थिंक 3 ऐसे स्टूडेंट्स को भी बेल दी गई थी कुछ टाइम पहले। उस टाइम पर भी कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये जो उमर खालिद का आप केस देख लीजिए, राइट। उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी जुलाई 2021 में, और 8 महीने के बाद उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट होती है। ये 500 डेज से भी ज़्यादा वक्त में, यानी कि कितना, 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि ये इंसान जो है वो जेल में है। अब किसी व्यक्ति की बेल क्यों रिजेक्ट की जाती है? अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो भाग जाएगा, या फिर एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी करेगा, विटनेसेस जो है उनको डराएगा धमकाएगा, विटनेस जो है वो बदल जाएंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उमर खालिद के केस में ऐसा कुछ तो है नहीं। दूसरी चीज़ कि एक व्यक्ति जो है, जस्ट इमेजिन, मैं और आप भी इसकी जगह पर हो सकता है, कि अगर आप, जब तक चीज़ें जो है, जो कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हैं तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है, और इसीलिए आपको बेल दी जाती है कि आप जो है वो उसको बेल दे दीजिए, आपको जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल अगर केस में ये साबित होता है कि आप गुनहगार हैं तो फिर आपको जेल में रहना पड़ेगा, वरना आप तब तक बाहर रह सकते हैं। क्योंकि लेट्स से कि 10 साल के बाद पता चला कि नहीं नहीं, आपका तो कोई कसूर ही नहीं था, तो ये आपके 10 साल वापस, ना तो कोर्ट मीन्स कोई भगवान भी नहीं दिला सकता ना आपको वापस 10 साल। एक बार आपका समय चला गया तब चला गया, दैट्स इट, डन। तो ये वापस देने की कैपेसिटी कोर्ट्स के पास, या फिर गवर्नमेंट के पास, या फिर सिस्टम के पास नहीं है, इसलिए बेल को रखा गया है। एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है बेल। अब यूएपीए के ट्रायल्स जो है वो लगभग 10 सालों तक चलते हैं, और ज़्यादातर केसेस में इसमें कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम है। तो फाइनली जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जिस व्यक्ति पर यूएपीए लगाया गया है तो वो इनोसेंट, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अब देखिए यूएपीए का इस्तेमाल कैसे होने लगा है कि आप किसी को परेशान करना चाहते हैं, उसको बहुत गर्मी थी तेरे अंदर, चल अब दिखाता हूँ तेरे को, इस प्रकार की चीज़ें करना चाहते हैं तो यूएपीए लगा दीजिए। वो आदमी जो है वो जेल में सालों तक सड़ता रहेगा, ना तो उसको बेल मिलेगी, और बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे,
राइट। धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की मदद करने वाले लोग जो हैं वो भी अपने काम में बिजी हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे। और फिर दुनिया जो है, मीन्स कोई भी व्यक्ति जब जेल में होता है ना, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक परिवार और सब कोई उसकी राह देखते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द फैमिली, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आदत हो जाती है, इस व्यक्ति के बिना जीने की आदत हो जाती है। और उस व्यक्ति को भी धीरे धीरे जेल में एक आदत हो जाती है। तो कुछ ऐसे कानून हैं, उसमें बदलाव की डेफिनेटली आवश्यकता है। देखिए, हम ये जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको तो ऑन द स्पॉट नहीं बदल सकते, धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें सालों लग जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट ये यूएपीए जैसी कुछ चीज़ें हैं उनको तो हम चेंज कर सकते हैं, सरकार जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्यों करेगी सरकार चेंज इसको? कोई भी सरकार नहीं करेगी इसको चेंज, क्योंकि ये उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि जब भी कुछ जब काम ना आए और जब आपको ये करना है कि चलो इस व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, तो ये एक ऐसा कानून है कि ये आप पर थोपा गया ये कलम, तो फिर ये प्रूव करने के चक्कर में ही आपके 4-5 साल निकल जाएंगे, उससे भी ज्यादा 10 साल की तो एवरेज इस आर्टिकल में लिखी गई है। BRI टर्बुलेंस, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपकी स्क्रीन पर ये प्रोजेक्ट है, और शी जिनपिंग जो है उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये ट्रेड एंड कनेक्टिविटी तो है ही, इसी के साथ साथ BRI जो है वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट, जो नई मार्केट्स हैं उनको कवर करने के लिए है, जैसे बताया ट्रेड के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। चाइना का जो डेट है वो एब्रोड, यानी कि आप पैसे देंगे किसी को कर्ज में, जो कहते हैं ना फाइनेंस करेंगे पैसे, और आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये BRI जो है वो चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब आप देखिए कि जो लैंड रूट है उसको वन बेल्ट कहा जाता है, और जो सी रूट है उसको वन रोड कहा जाता है। मुझे पता नहीं, ये इसका नाम जो है वो दिमाग में बैठता ही नहीं, मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसको वन बेल्ट कहते तो क्या जाता है, मीन्स वन रोड वुड बी मच ईजियर। ये लैंड पर चल रहा है तो इसको बेल्ट की जगह पर रोड कहते हैं, और जो समंदर से जा रहा है उसको बेल्ट कह देते। तो चलो ठीक है, वो उनकी चॉइस है, जैसा वो चाहे उनका प्रोजेक्ट है। अब देखिए, तो ये है रोड का रूट जिसको वन बेल्ट कहते हैं, और दिस इज वन रोड जो सी से जाता है, देख लीजिए। अब यूरोप तक ये यहाँ तक पहुँचने की बात है, और यहाँ से भी एक नया रोड है जो पोलर सिल्क रूट जिसको कहते हैं, कि जो आर्टिक ओशियन है, तो आर्टिक ओशियन से ये सारे अलग अलग नॉर्दर्न कंट्रीज जो है उनको कनेक्ट करने की बात है, नॉर्दर्न कंट्रीज को। ओके, तो सो फार ये चीज़ें आई होप क्लियर होगी कि आई एम श्योर दिस इज़ नॉट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगेन लेट मी टेल यू, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपकी स्क्रीन पर आया, नहीं, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मलाका स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन, ये छोटी सी नहर जो है इसको मलाका स्ट्रेट कहते हैं। तो एक तरफ है आपका मलेशिया, एक तरफ है इंडोनेशिया, और ये पतली सी नहर जो है ये चाइना का जो ऑयल है, लेट्स से चाइना ने यहाँ से ऑयल खरीदा, तो शिप यहाँ से होकर फिर मलाका से होकर फिर यहाँ पर आएगी। तो चाइना, ये जो BRI है उनके लिए एक अल्टरनेटिव भी है। फॉर एग्जांपल ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भले ही ये जम्मू एंड कश्मीर में से निकल रहा है, लेकिन चाइना ने इसको बना लिया। बहुत ही गलत चीज़ की यहाँ पर चाइना ने, बट एनीवे। तो ये मलाका अगर क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो चाइना के पास दूसरे ऑप्शंस भी रहेंगे कि यहाँ से तेल जो है वो कंटेनर्स यहाँ पर पहुँचेंगे, और फिर यहाँ रोड और रेल के माध्यम से कश्गार और चाइना में पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है। ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइनेंस, ट्रेड, राइट, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, और एनर्जी रूट के लिए एक अलग से जो मलाका डिलेमा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक न्यू रूट। अब यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन चाइना का जो निकल रहा है इसका, तो ये रशिया से होकर दूसरे देशों तक पहुंचता है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तो इसकी वजह से चाइना का ये रूट जो है वो इश्यूज फेस कर सकता है। दूसरी चीज़, श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, राइट। लग रहा था कि पैसे आएंगे तो मिरेकल हो जाएगा, यहाँ पर चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि चाइना के पैसे फंस चुके हैं, और ये सारे देश जो हैं वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस से, पाकिस्तान और श्रीलंका, गुजर रहे हैं। अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों में कंप्लेन है
कि फैक्ट्रीज आपने लगा दी, लेकिन ये फैक्ट्री जो है उसमें आप लोकल लोगों को तो काम नहीं दे रहे हैं, फिर इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो भी काफ़ी पुअर है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं ऑलरेडी बीआरआई के। और यूएसए जो है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ देश मिलकर और G7 ग्रुप जो है वो ये सोच रहा है कि अब रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाए, उनको सारे ग्रुप्स में से निकाला जाए। तो ये एक राइट वक्त है हमारे पास, भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास, कि हम ये बीआरआई अभी तकलीफ में चल रहा है तो हम ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है ये चाइना के खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये लॉन्च हो चुका है लेकिन इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लाइक माइंडेड देश जो हैं उनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि बीआरआई जो है उसको काउंटर किया जा सके। अभी बीआरआई जो है वो सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर नज़र आता है। तो कहते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। दिस इज द राइट टाइम फॉर डिस्ट्रॉइंग बीआरआई। द चाइल्ड एट द सेंटर, ये जो अलग अलग स्कीम्स हमारे देश में चलती हैं, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर। जो अलग अलग स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मीन्स कोशिश की कि जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन है तो उसकी जो स्कीम्स हैं, मिशन वात्सल्य है, मिशन शक्ति, पोषण 2.0, तो ये बच्चों की और महिलाओं की मदद करने के लिए सारी स्कीम्स हैं। और इसमें सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, ये सारी चीज़ें होती है, और खाने पीने की चीज़ें, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें बच्चों तक और महिलाओं तक पहुंचाई जाती है। अब चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन जो है ये 1098 इसका नंबर है, 24/7 हेल्पलाइन है। और लास्ट ईयर स्मृति ईरानी जी ने ये कहा कि ये होम मिनिस्ट्री मिशन वात्सल्य के तहत ये चाइल्ड लाइन जो है इसको संभालेगी ताकि डेटा जो है वो सेंसिटिवली इसको सिक्योर किया जा सके। अब ये कोई नई बात नहीं है, चाइल्ड लाइन जो है इसके 25 साल हो चुके हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क एज फार एज दिस चाइल्ड प्रोटेक्शन इज कंसर्न्ड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पुलिस जब आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं। पुलिस का एक बचपन से ही लोगों के अंदर डर होता है। आज भी मैं कई बार देखता हूँ जो कई लोग छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये मत करो ना पुलिस आ जाएगी। बच्चे जो है वो कभी पुलिस के दोस्त ही नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा करेंगे हम तो। पुलिस इज फॉर प्रोटेक्शन, नॉट फॉर डिस्ट्रॉइंग अस। बट एनीवे, तो ये चीज़ सिखाई जाती है, तो पुलिस को लेकर बच्चों के अंदर एक डर रहता है। अब बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि पहले ऐसा था ये चाइल्ड लाइन में कि पुलिस जो है वो एक्शन लेती थी, फिर महिला पुलिस डिपार्टमेंट को ये सारे केसेस दिए गए कि कॉल आएगा तो डायरेक्टली महिला पुलिस स्टेशन से आंसर किया जाएगा इसको। तो इश्यू ये होने लगा कि महिला पुलिस स्टेशन जो है उनके पास बस यही कॉल्स आते थे, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ों को सॉल्व करने में वो बिजी रहते थे। और बच्चे होते हैं राइट, तो उनसे ऐसा नहीं है कि मेरी और आपकी तरह उन्होंने कॉल करके सारी चीज़ें बता दी। वो कई बार बात करेंगे, नहीं करेंगे, बात चेंज कर देंगे क्योंकि उनके अंदर भी डर है, ये इश्यू है। तो जो पुरानी सिस्टम जो चल रही है उसको रिवाइव करने की एक कोशिश की जा रही है और यह है कि और ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज दी जाए ताकि ऐसे जो बच्चे हैं, लेट्स से किसी ने अब्यूज़ किया, कोई उसको मार रहा है, काम करवा रहा है उससे, तो वो हेल्पलाइन में कॉल करके ये जो अलग अलग स्कीम्स चल रही है उसके तहत बच्चों की मदद की जा सके। राइट, दैट्स द बेसिक थिंग अबाउट दिस आर्टिकल। और ऑफ कोर्स इसको और ज़्यादा लेटर एंड स्पिरिट में ये सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन ग्रास रूट रियलिटी को जब देखने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि स्कीम्स तो बहुत अच्छे इंटेंशन से सरकार ने बनाई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने 24 आवर्स के अंदर ही रेजिग्नेशन दे दिया, तो नेम दैट पर्सन। कौन थे वो व्यक्ति जो 24 आवर्स से भी कम के लिए श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर रहे और फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विद सम मोर लेक्चर्स। जय हिंद।